the camera on. Okay. ओके, मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। So let me share the screen. इसको करते हैं minimize. ओके, तो अभी तक हमने एग्जांपल्स की काफी नॉर्मल लीनियर स्पेसेस की, राइट। सो हमने लिया, देखा हमने Rn है अपने पास, Cn है, और हमें पता है इस पे एक से ज्यादा मैट्रिक्स हमने डिफाइन किए, है ना। एक तो था यूक्लिडियन मैट्रिक, एक्चुअली हम कोई भी कर सकते थे, पीथ मैट्रिक, है ना। अगर मैं इस पे ये भी करता तो कोई फर्क पड़ता, जैसे कि तुमने खुद वेरीफाई किया फॉर p इक्वल टू 1, या फिर इसका एक और मैट्रिक हो सकता है व्हाट वी कॉल मैक्सिमम I lying between 1 and n, no modulus of x, ठीक है। इसी तरह से हमने फिर सीक्वेंस के स्पेसेस की तरफ किया, जिसमें था पहले LP स्पेस, p greater than equal to 1, these were p to power summable sequences, यानी अगर x है बराबर x1 up to x2 so on and so forth, अगर ये LP में है तो हमारा मतलब ये ऐसी सीक्वेंस है such that this is less than infinity. It is p to power summable in modulus, and of course इसका जो नॉर्म हमने किया था उसको हमने लिखा था नीचे इस छोटा सा p, ओके, और वो था summation modulus xi raised power p whole raised power 1, ठीक है। So this is what we had, okay। तो ये थे हमारे p to power summable sequences, उसी में हमने किया था bounded sequences. Now these are all bounded sequences, यानी ऐसी sequences x runs, अभी तक ये sorry it's a sequence of scalars, तो अगर ये L infinity में है मतलब ये है कि xi is less than equal to some positive constant c for all I greater than equal to 1, और इसका जो सुप नॉर्म हमने लिया था सुप्रीमम I greater than equal to 1, तो दिस वाज द नॉर्म, और इसको हम यहाँ छोटा सा इंफिनिटी रख देते। तो काफी सारी एग्जांपल्स हो गई। फिर हमने देखा था, अच्छा अगर हम इसकी अपनी सब स्पेसेस देखें, मैंने कहा था तुम भी देख लेना, एक तो था ये स्मॉल c, it was a proper subspace of L infinity. This is a convergent collection of all convergent sequences, ठीक है। हम इसको फर्दर कर सकते हैं प्रूव, जैसे मैं, और एक होता है C0 होता है ऐसी सभी सीक्वेंसेस, x denotes a sequence, ठीक है, such that limit I approaches infinity xi is equal to 0, यानी ये सभी सीक्वेंसेस जो कन्वर्ज करती है 0 को, राइट। सो अगर ये कन्वर्ज करती है 0 को इन द फर्स्ट प्लेस, तो ये कन्वर्ज करेगी, यानी C0 must be contained in C, must be contained in L infinity, right? Because these are also convergent sequences, and furthermore it is a subspace, क्योंकि अगर दो सीक्वेंसेस कन्वर्ज करेंगी 0 को तो उनका सम भी करेगा कन्वर्ज 0 को, और उनका स्केलर मल्टीपल भी कन्वर्ज करेगा 0 को। सो दीज आर प्रॉपर, these are subspaces, है ना, ये इसकी सबस्पेस है, ये इसकी सबस्पेस है। और फिर एक और एग्जांपल हम बहुत लेते हैं, दैट इज कॉल्ड C00। C00 का मतलब है ऐसी सभी सीक्वेंसेस जिसमें खाली फाइनाइटली मेनी नॉन जीरो टर्म्स। मेरे कहने का मतलब ये, यानी xi is equal to 0, of course xi are scalars, वो तो पता ही है, for all I, and there exists some n naught belonging to the set of natural numbers such that xi is equal to 0 for all I greater than or equal to n naught, यानी after a certain stage ये सारी की सारी जीरो टर्म्स, एक स्टेज के बाद
मतलब जैसे ये सीक्वेंस 1 2 3 4 0 0 इसके बाद 0 0, दिस बिलोंग्स टू C0, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू C0, कैन यू सी दैट? क्योंकि ये तो कन्वर्ज कर रहे हैं ना जीरो को ही, है ना? हाँ सर। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो C00 है, सीक्वेंसेस विद व्हिच आर इवेंचुअली जीरो, दे मस्ट कन्वर्ज, है ना? So therefore it must be a subspace of C small 0, which is a subspace of C, which is a subspace of L infinity. L infinity नॉर्मल लीनियर स्पेस है, उसकी एक सब स्पेस है C, उसकी एक सब, ये L infinity है, ये C है, उसके अंदर है C0 और उसके अंदर है C00। 0 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें कहूँ 1 1/2 1/3 so on and so forth, this belongs to C, है ना? Because it converges. हाँ। But this also belongs to C0 because it converges to 0, है ना? Because limit 1 by I approaches infinity is equal to 0. But this does not belong to C00. Why? क्योंकि इसमें infinitely many non-zero terms, है ना? It doesn't become 0 0 0 आखिरकार finite state. लेकिन suppose ये sequence है -1 1 -1 1. How about this? This belongs to L infinity, but this does not belong to C or C00, right? तो अब मैं कह रहा हूँ कि we want to get a good collection of examples. और मैंने ये भी कहा था लास्ट टाइम, मैंने कहा था इसको तुम प्रूव करो एज अ होम असाइनमेंट, L1 is contained in L2 is contained in L3 so on and so on. ये होम असाइनमेंट। ओके, तो अब काफी सारी एग्जांपल्स हो गई, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और चीज हमने देखी कि एक ही वेक्टर स्पेस पे एक से ज्यादा नॉर्म्स हो सकते हैं, RNCN उसकी एग्जांपल है। हमने देखा यू कैन हैव मोर देन वन नॉर्म, इस पे तो इन्फिनिटली मेनी नॉर्म्स है ना, जैसे ये p greater than equal to 1 के लिए। ओके, सो लेट अस सी हाउ अबाउट L2, नहीं चलो वो बात। नेक्स्ट अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो अब मेरे पास x है और x की अब हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स है, L1 x कुछ भी हो सकता है उनमें से। ये एक नॉर्मल लीनियर स्पेस है, और फिर मैंने कहा था अगर ये कंप्लीट हो विद रिस्पेक्ट टू द टोपोलॉजी given with respect to given by the metric d comma xy is equal to norm x minus y for all xy belonging to x। अगर x एक नॉर्मल लीनियर स्पेस है, राइट, और ये कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉर्म, दिस मेट्रिक। कंप्लीट का मतलब every Cauchy sequence in x converges in x, then of course complete उसका मतलब, और इसका नाम है जो कंप्लीट नॉर्मल लीनियर स्पेस है, देन वी कॉल इट banach स्पेस। अब हम चेक करेंगे जितनी भी हमने अभी तक एग्जांपल्स की, इसमें से कितनी कंप्लीट है नॉर्मल लीनियर स्पेस, तो वो है ही, हमने अभी तक प्रूव किया ना उनकी एग्जांपल्स जो हमने बहुत सारी। अब हम चेक करेंगे कि क्या वो कंप्लीट है कि नहीं। कंप्लीट होने के लिए मुझे क्या दिखाना है, एवरी Cauchy सीक्वेंस, है ना, कन्वर्जेस। अब ये प्रॉपर्टी हम इन एग्जांपल्स की चेक करेंगे बिफोर मूविंग अहेड। तो शुरुआत अपना सिंपल वाला एक लेते हैं, है ना। चलो मैं लेता हूं R3। R3 कैसा होता है, इट इज ऑल रियल नंबर्स ऑफ x1 x2 x3 such that xi belongs to R, ठीक है। और मैं इस पे लेता हूं यूक्लिडियन नॉर्म, सिंपलेस्ट जो हमने पहले लिया था, नॉर्म x summation modulus xi square, I runs from
1 to 3 होल रेज पर। तो मैं ये चेक करना चाहता हूं, ये जो नॉर्मल लीनियर स्पेस है, ये यहां मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू, ठीक है। तो क्या ये कंप्लीट है? अब मैं R3 के अंदर हूं, ठीक है ना। तो मेरी जो सीक्वेंसेस हैं वो सीक्वेंसेस ऑफ नंबर्स नहीं है। देखो R में जो सीक्वेंस होगी ना, इट वुड बी जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। इस तरह से x1 x2 है ना, x3 इस तरह से होगा ना, है कि नहीं जी। या फॉर एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ, चलो 1 -1 1/2 3 कुछ इस तरह से सीक्वेंस होगी ना। लेकिन R3 की सीक्वेंस कैसे होगी? वो ट्रिपल्स की है, जैसे वो होगा 1 0 1 है ना, 1 -1 3 है ना, कॉमा 5 -1/2 7। मतलब R3 में सीक्वेंसेस इस तरह की हमें दिखेंगी, है ना। जी सर। क्योंकि इसमें जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो ट्रिपलेट्स ऑफ नंबर्स है ना। तो अब हम इसको डिनोट कैसे करेंगे? प्रॉब्लम है ना थोड़ी सी। मान लो इसको मैंने x1 माना, इसको मैंने x2 माना, इसको मैंने x3 माना, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन मेरी प्रॉब्लम है, मैं यूजुअली x1 x2 यहाँ इसका भी नाम देता हूँ ना, फिर प्रॉब्लम होगी ना। अगर ये x1 x2 x3 यहाँ है ना, फिर मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है नोटेशन की, इसको मैं लिखूं कैसे, है ना। अब पता है उसके लिए हम क्या करेंगे? ये x1 है ना, x1 के 3 कंपोनेंट्स है खुद, है ना। मैं पहले कंपोनेंट का नाम दूंगा x1 1 ऊपर कर दूंगा उसको ऐसे। इस कंपोनेंट का नाम दूंगा x1 2 ऊपर, इसका नाम दूंगा x1 3। अब हो गया ना सॉर्ट, यानी ये है पहले वेक्टर का पहला कंपोनेंट, पहले वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट, पहले वेक्टर का। इसी तरह से इसका नाम दूंगा मैं x2 1 है ना, x2 3 x2 2 राइट, देन x2 3 इसी तरह से। यानी अब मेरी सीक्वेंसेस कुछ ऐसे बनेगी, है ना, x1 1 x1 2 x1 3। मतलब ये मजबूरी है हमें, है ना, हमें इसको किसी तरह से लिखना है। इसी तरह से दूसरी बनेगी x2 1 x2 2 x2 3। इसी तरह से आएगी तीसरी टर्म इस सीक्वेंस की x1। ये मेरा ये एक्चुअली x1 टर्म है, ये x1 है ना, x1 सीक्वेंस की x1 x2 है ना, फिर उसके अपने कंपोनेंट्स। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरह से होगा x3 1 x3 2 x3 3। इसी तरह से चलता जाएगा। तो अब मैं ऐसी ही एक कोशी सीक्वेंस को लूंगा, राइट। तो लेकिन अब तुम्हें ध्यान रखना है ना, ये ऊपर और नीचे वाले इंडेक्स का। अब मैं सिर्फ ये चेक करूंगा क्या मैंने नोट्स में भी ऐसे ही किया है कि कुछ और तरीका अपनाया है। यस, मैंने यही किया है नोट्स में, तो कोई गड़बड़, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा काम हमारा हो गया। सो लेट अस स्टार्ट। अब मैं लेता हूं लेट एक्स एन। नाउ पहले तो तुम करोगे R3। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, Rn के लिए भी एग्जैक्टली ही अप्लाई होगा। Rn के लिए अब क्या होगा? यू वुड हैव x1 1 x1 2 है ना, x1n है ना। इसी तरह से दूसरी टर्म होगी, ये अपना x1 है ना? ये सीक्वेंस की पहली टर्म, ठीक है, सीक्वेंस फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। और फिर x2 होगी सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, है ना। मतलब ये लिखने का तरीका है, हम आइडिया को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। हाउ डू वी राइट डाउन अ सीक्वेंस ऑफ n टपल्स, है ना। हमने कहा नीचे वाला जो इसका होगा इंडेक्स, तो वो रिप्रेजेंट करेगा सीक्वेंस की टर्म को, और ऊपर वाला कंपोनेंट ऑफ दैट टर्म इन Rn। सो लेट मी Rn को मैं डायरेक्ट करता हूं, ठीक है ना। मैं साबित करूंगा Rn अंडर द नॉर्म
norm of x is equal to ये वाला norm summation xi runs from 1 to n whole raised power 1 by 2 यहाँ square is a Banach space. ठीक है, जी ये मैं करना चाहता हूँ. चलो इसको एक थ्योरम की तरह हम लिखते हैं. अब पहले जो प्रूफ में तुम दिखाओगे, जो मैं पहले ही कर चुका हूं, पहले तुम दिखाओगे Rn is a normal linear space, ये हम कर चुके हैं, तो यहां तुम वो लिखो. जी ठीक है ना. Now to show that x equal to Rn is complete, let x sub n be a Cauchy sequence in Rn. ठीक है. अब तुम्हें सोचना है ऐसे ही कि xn का मतलब है x1 is equal to x1 ये है, x2 ये है, इसी तरह से है ना, मतलब तुम्हें करना होगा. ठीक है. It implies that Cauchy sequence का मतलब यह है कि for any epsilon positive there exists a natural number n naught such that norm of xn minus xm is less than epsilon for all n m greater than equal to n. ठीक है. या ग्रेटर देन इक्वल टू, उससे तुम्हें पता ही होगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ता. चलो मैं ग्रेटर देन लिखता हूं जस्ट टू बी स्पेसिफिक. तो ये है कोशीनेस की डेफिनेशन. ठीक है. अब मैं जो ये करना चाहूंगा, यहाँ पे रफ थोड़ा करते हैं. तो जब मैं कह रहा हूं xn, उसका मतलब क्या है? लेट मी राइट इट. xn का मतलब है इस तरह से होगा xn 1 गुड, xn 2 राइट, xn क्या आएगा? xn आएगा. ठीक है ना. बेसिकली वैसे मुझे थोड़ा और कुछ यूज करना चाहिए, डजंट मैटर, बट यू अंडरस्टैंड है ना. इसमें क्या है ना, xm किसके बराबर होगा? xm1 गुड, xm2 xmn. So what would be xn minus xn? Component wise subtraction, and it should be xn1 minus xm1 xn2 minus xm2 है ना, so on and so forth, xnm minus xmn. ये वेक्टर होगा ना. अब अगर मैं इस पे, मुझे पता है अगर x है बराबर x1 x2 so on and so forth xn तक, तो इसका नॉर्म जो है नॉर्म 2 होता है, वो बराबर होगा summation mod of xi, I runs from 1 to, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ just to make situation a little clearer. वो बराबर है एक्चुअली x1 in mod square plus x2 in mod square plus so on and so forth xn in mod square whole raised to power 1 by 2. यही है ना नॉर्म की डेफिनेशन. तो अगर मैं xn minus xm का नॉर्म ढूंढूं, तो वो होना चाहिए xn1 minus xm1 square plus xn2 minus x sub m2 mod square plus so on and so forth xnn minus xmm, right, whole square whole raised power 1 by 2. क्या मैं इसको लिख सकता हूं summation xni minus xmi in modulus I runs from 1 to n square whole raised power 1 by 2. हाँ सर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि i का वैल्यू 1 देना, नीचे तो सेम ही है n minus m. यानी यहाँ पे फिर मिलेगा मुझे, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ. अब ये वाला मैं इधर सब्स्टिट्यूट अगर करूँ
है ना, xn minus xm tooth norm is equal to this thing. So it implies that summation xn sub I minus xm sub I runs from 1 to n, of course यहाँ पे square whole raised power 1 by 2 is less than epsilon for all n m greater than equal to n naught. ठीक है ना, ठीक है, जी सर। गुड। अब अगर तुम्हें हो, चलो मैं इसको थोड़ा ऐसे करूंगा, इसका मतलब ये हुआ summation I runs from 1 to n xni minus xmi का square is less than epsilon square for all n m. ठीक है, ठीक है, जी सर। मैंने दोनों साइड्स को स्क्वायर कर लिया। ठीक है, आई होप सो दैट इज क्लियर। अब मैं क्या यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ओके, अब अगर सम ऑफ स्क्वायर्स, अगर कोई तुम्हारा पॉजिटिव नंबर है 1 + 2 + 3 + 5 दिस इज लेस देन इक्वल टू से 20, किसी नंबर से लेस है, तो इसका मतलब ये जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे उनमें से हर कोई 20 से कम ही होना चाहिए, तभी तो उनका सम 20 से कम होगा। यानी जी मेरी सर। कहने का मतलब है, इसका मतलब ये है xni minus xmi का स्क्वायर is less than epsilon square for all n m greater than equal to n naught and for all I greater than lying between 1 and n. Do you agree with me? हाँ सर। मतलब हाँ सर। इसका हाँ हर सर। कोई मेंबर इस सम का less than epsilon square, which जी means that xni minus xmi, right, is less than epsilon for all n m greater than equal to n naught and for all 1 less than equal to I less than equal to n. हाँ Can you get it? तो यहां तक हम हाँ पहुंच सर। गए। अब मैं थोड़ा रफली दिखाना चाहता हूं हम कहां पहुंच गए। हम इस तरह से थे, ध्यान देना तुम, देखो इट इज मेरी सीक्वेंस इस टाइप की थी, x11 है ना, x12 थी ना, इस तरह से पहला xn 1 नहीं 1 ही है यहाँ पे, है ना, दिस इज माय फर्स्ट टर्म, then I have x21 x22, ठीक है ना, x2n है ना, इसी तरह से तुम सोचो x31 x32, ठीक है ना, then I have x3n, इस तरह से ना मेरी सीक्वेंस की टर्म, इस तरह से this is my x1, this is my x2, this is my x3, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर अगर तुम देखोगे, अगर मैं I को फिक्स कर लूं, I को फिक्स कर, तो मुझे ये वाली, मतलब ये जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, इसमें छुपी हुई है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। एक है ये वाली सीक्वेंस, दूसरी है ये वाली सीक्वेंस, और nth है, यानी इसमें n सीक्वेंसेस हमें मिलेगी नंबर्स की। हाँ सर। यानी कौन सी, पहली वाली सीक्वेंस तुम्हें मिलेगी x11, अगर ना मैं ये कॉलम्स को लूं, ये एक सीक्वेंस ऑफ नंबर बनेगी, यानी x11 है ना, x21 x31 है ना, so on and so, इसी तरह से दूसरी सीक्वेंस बनेगी, you will get n सीक्वेंस, है ना, मेरी बात समझ में आ रही। इसी तरह से एक और सीक्वेंस ये है कॉलम्स की सीक्वेंसेस, कैन यू सी दैट, एंड दे आर सीक्वेंसेस ऑफ नंबर्स, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर, ठीक है। तो इन जनरल आई हैव गॉट x i n, मैं सोच सकता हूं क्योंकि i फिक्स्ड है ना, हाँ इस तरह से मुझे एक्चुअली आई हैव गॉट n सीक्वेंसेस ऑफ नंबर्स। मेरे कहने का मतलब है x i n running from 1 to infinity are n sequences of real numbers, है कि नहीं? हाँ सर। अब मैंने i को फिक्स किया ना, पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा nth कंपोनेंट, तो वो यहाँ पे है, वो मुझे एक्चुअली बता रहा है
कि ये रिलेशन जो है इट इज मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस ऑफ नंबर्स। ये अगर मैं i को फिक्स करता हूँ, चलो मैं i को 1 लेता हूँ, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। i को 2 लेता हूँ, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। और ये कंडीशन बताती है दैट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ये जो ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हमें मिली, ये कॉशी है। क्योंकि जैसे फॉर ऑल n m ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। Epsilon. तो मेरे कहने का मतलब है, अब मैं इस तरह से ये ऐसे लिखूंगा, इट इंप्लाइज दैट फॉर ईच I, fixed I, lying between 1 and 1, x n I, n running from 1 to infinity, is a Cauchy sequence. इसको तुम ठीक से देख लेना क्योंकि हम बहुत यूज करेंगे ये कॉलम्स बनाना। सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स या रियल नंबर्स, ठीक है ना। लेकिन हमें पता है कोई भी Cauchy sequence of real numbers हो, it must converge because R is complete. And since k is complete, k हो सकता है r और c, चलो r is complete, so it must converge. Therefore xni must converge to some xi for as n approaches infinity for all I lying between 1 and n. मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं पिछले पेज पे जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये Cauchy सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, तो दिस मस्ट कन्वर्ज टू सम x1, दिस मस्ट आल्सो कन्वर्ज टू सम अदर रियल नंबर x2, और दिस मस्ट कन्वर्ज जिसको मैंने नाम दिया xn, ठीक है ना। हाँ सर। 1 क्यों दिया? हाँ क्योंकि सर। यहाँ सब के ऊपर 1 बैठा है, तो इसका नाम मैंने x1 दे दिया और इसका नाम x2। इस तरह से मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये सारे के सारे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स जो है, it must converge for all I, there must be some real numbers so that this converges. Convergence का मतलब क्या है? It implies that for any epsilon positive, right? या मैं पिछले में ही कर सकता हूँ इसको थोड़ा एडजस्ट। मेरे कहने का मतलब ये है, अब चूंकि ये xi को कन्वर्ज करता है, if I let, देखो this is true for all m and n bigger than equal to n naught, I might let n approach infinity or m approach infinity. अगर मैं m को करूंगा approach infinity, this would go to xi, क्योंकि मैं कह रहा हूं ये जो ये कन्वर्ज करेगा ये xi को करेगा, ठीक है। Let me call this equation 1. So letting, अगर मैं यहां जाता हूं, कहां गया अब जब मैंने, so ये काट देते हैं। So letting, ये थोड़ा ठीक से देख लेना घर पे, m approach infinity in 1, I will get xni minus xi is less than epsilon for all n greater than equal to n naught and for all I greater than lying between 1 and n. That means convergence to xi. हाँ, ये कन्वर्जेंस का मतलब है और कुछ नहीं, है ना। या फिर अगर मैं कन्वर्जेंस की डेफिनेशन ही यूज करूं, यानी मैं यहां लिख सकता हूं फॉर एनी, अगर ना मैं इसको यूज करूं, देयरफॉर, मुझे लगता है ये बेटर है, देयरफॉर फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव there exists an n naught belonging to the set of natural numbers such that xni minus xi is less than, यहां मैं लूंगा epsilon by, क्या लूंगा, summation, क्या लूंगा, epsilon by n, ठीक है। मैं बाद में इसको थोड़ा एडजस्ट करूंगा क्योंकि it could be less than any positive number by convergence for all I greater than equal to n greater than equal to n naught greater than n naught, and for all I lying between 1 and n. इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट यहाँ करना पड़ता है। So which would imply xni minus xi square is less than, इसको यहाँ रूट n कर दो, ठीक है। स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर में n आ जाएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर बाय n, n लिखूं कि i लिखूं, चलो i लिखते हैं क्योंकि यहाँ n एक जगह थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा।
मैं यहाँ लिख रहा हूँ एप्सिलॉन बाय रूट आई, सो दैट दिस इज एप्सिलॉन बाय आई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विच वुड इम्प्लाई, अगर मैं यहाँ से थोड़ी सी जगह लूँ क्योंकि मैं यहाँ इसको देखना चाहता हूँ, इट वुड इम्प्लाई दैट समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 to n, what do I have, epsilon 1 by n 1 by n 1 by n, ठीक है। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, रूट एन ही रखो यार, रूट एन ही रखो, एप्सिलॉन बाय एन, ठीक है, जस्ट टू एडजस्ट, मतलब एडजस्टमेंट एप्सिलॉन में होता है एनालिसिस में, सो तुम डरो मत। सो समेशन एक्स एन आई माइनस एक्स आई का स्क्वायर वुड बी लेस देन एप्सिलॉन इनटू समेशन, एक्चुअली होगा ये एप्सिलॉन इनटू 1 by n प्लस अप टू 1 by n, जो कि 1 है, यानी इट वुड बी लेस देन एप्सिलॉन, ये मैं चाहता था। ठीक है, ठीक है ना, 1 by n टाइम्स आएगा ना, क्योंकि मैं सम कर रहा हूं अप टू n, तो हर एक लेस देन है, सो इट इज लेस देन एप्सिलॉन बाय n प्लस एप्सिलॉन बाय n प्लस एप्सिलॉन बाय n प्लस एप्सिलॉन बाय n। ओ थोड़ा सा टाइम्स है। हाँ नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, नहीं एप्सिलॉन बाय n है, मतलब ये एडजस्टमेंट है, ये इतना मसला नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर ये एप्सिलॉन बाय n 1 by n तो n हो जाएगा, एप्सिलॉन कॉमन है, ठीक है, ठीक है बिल्कुल, so it is less than epsilon because n times जो 1 by n आएगा ना, it's like 1 by 2 plus 1 by 2 किसके बराबर होगा, 1, 1 by 3 plus 1 by, अगर 3 बार लेंगे ना 1 by 3 को, वो 1 ही आएगा ना। इसी तरह से अगर मैं n टाइम्स लेता हूँ 1 by n को, तो वो भी 1 आएगा, तो वो मैंने यहाँ, ठीक है, which implies that norm of xn minus x, oh yes, चलो यहाँ स्क्वायर भी कर दो यार, थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पे अगर स्क्वायर आ जाता, नहीं ठीक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके खामखा तुम कंफ्यूज हो गए। इसका मतलब है ये जो है इसका स्क्वायर रूट, चलो चलो पहले मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 to n x n I minus x I square whole raised power 1 by 2 is less than epsilon raised power 1 by 2 for all n bigger than n. मतलब ये तुम याद रख लो, which would imply norm of xn minus x2 is less than root epsilon for all n greater than equal to n naught, where of course x क्या है, x is just x1 x2 up to xn, ठीक है। हाँ यहाँ पर मैं थोड़ा सा भूल गया, दिस मस्ट बिलोंग टू R, क्योंकि ऑफ कोर्स R is complete, so it converges inside R, तो मैंने यहाँ लिखा था, so this belongs to Rn, तो ये मैं जरा यहाँ थोड़ा जम्बल्ड अप हो गया, लेकिन तुम नोट्स से नीट करोगे। इट इम्प्लाइज दैट ये जो ये डिफरेंस है नॉर्म, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर दिस x इज n टपल ऑफ n नंबर्स, तो जब तुम इनका डिफरेंस निकालोगे xn और x का, तो तुम्हें एग्जैक्टली यही मिलेगा, मतलब ये थोड़ा रिवर्स में तुम्हें देखना है, चेक करना पड़ेगा तुम्हें। So far I have got for any, that is for any epsilon positive, there exists n naught belonging to the set of natural numbers such that norm of xn minus x2 is less than root epsilon for all n greater than n naught, and of course x जो है वो belong करता है Rn, so it implies that, इसका मतलब ही है, since epsilon is arbitrary, it implies that xn converges to x belonging to Rn, right? यानी हमने लिया था xn is a Cauchy sequence, है ना, Cauchy sequence in Rn, तो मैंने देखा it converges to x belongs to Rn, so therefore Rn is complete, तो जो हमारा था, लेकिन इसको तुम डिटेल्स चेक करोगे। लेकिन अगर मैं तुम्हें रफली कहूं मैंने क्या किया, रफली हमने क्या किया, हमने हर सीक्वेंस के एलिमेंट को इस तरह से लिखा, राइट,
फिर सीक्वेंस बनाई हर एक कंपोनेंट के बाद। तो हाँ, फिर हर एक पहला कंपोनेंट जो सबका था ना, उनकी तरह से, सीक्वेंस बनाई। हाँ, हमने इसकी सीक्वेंस बनाई, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। तो अगर ये कोशी है, ये सीक्वेंस ऑफ वेक्टर्स, तो हर जो कॉलम सीक्वेंस है वो भी कोशी है, हमने ये साबित किया। और फिर हमने दिखाया देन इट मस्ट कन्वर्ज टू, दिस मस्ट सेपरेटली कन्वर्ज टू सम x1, दिस मस्ट सेपरेटली कन्वर्ज टू सम x2। और चूंकि ये सारे रियल नंबर्स होंगे, क्योंकि ये नंबर्स रियल थे, कोशी थे, therefore they would converge to some real number, this column would also converge to some real number, therefore this must belong to Rn। और हमने दिखा दिया फिर xn converges to x belonging, this x, जो x हमने यहाँ से खड़ा किया कॉलम्स को एक एक ले। तो अब मैं चाहूंगा यूज द सेम मेथड, कुछ नहीं चेंज करना, to show that Cn is complete। कर सकते हो, कुछ नहीं करना, जहां जहां पे R लिखा है वहां वहां पे C लिखा है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि C भी कंप्लीट है, because it's a field, it's a complete ordered field, है ना। R is not complete, वो तो तुम्हें मतलब Q, rational numbers are not complete, but R is complete, C is complete। तो ये हमने थोड़ा एक स्टेप हम एक्स्ट्रा गए, एक स्टेप हम एक्स्ट्रा इसमें क्या गए, पहली बार हमने देखा कि हम कैसे लिखेंगे सीक्वेंसेस ऑफ n टपल्स। थोड़ा सा हमें इसमें मेहनत करनी पड़ी, नोटेशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, बट इट वाजंट दैट, उतना भी कुछ नहीं था। अगर तुम थोड़ा सा इस पे ध्यान दोगे तो थोड़ी सी आदत हो जाएगी कैसे लिखना है इनको। सो वी आर डन। सो इसके बाद हम क्या करें, हाउ अबाउट दिस, अब अगर मैं लूं Rn, अब मैं इस पे लूंगा नॉर्म लूंगा मैं ये इन्फिनिटी वाला नॉर्म, यानी मैक्सिमम xi I runs from 1 to n, है ना, ये तो सुप्रीमम वाला नॉर्म। तो क्या ये भी कंप्लीट है, क्योंकि नॉर्म अगर डिफरेंट होगा तो कंप्लीट एक में हो सकती है, दूसरे में नहीं हो सकती, क्योंकि अब टोपोलॉजी ही बदल गई, इसका मेट्रिक ही बदल गया, क्योंकि मेट्रिक इज गिवन बाय द नॉर्म। अगर हमने नॉर्म बदल दिया तो मेट्रिक बदल दिया, मेट्रिक बदल दिया तो उसकी टोपोलॉजी बदल। तो इसका मतलब अगर एक मेट्रिक के अंदर वो कंप्लीट है, जो कि हमने अभी देखा इट वाज कंप्लीट अंडर दिस नॉर्म, तो क्या इस नॉर्म के अंदर भी ये कंप्लीट होगा कि नहीं। अभी ये लेस देन मिनट है, तो मैं इसको बंद करता हूँ, तुम वापस ज्वाइन कर लो, ठीक है, ज्वाइन।